प्रकाशित हुआ था। आगे भी इनके बारे में कुछ और देखिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि बाबा साहब के साहित्यिक विशेषता और रचना का परिचय भी आप लोग देख लीजिए कि क्या है। कहता है साहित्यिक विशेषता के बारे में समझिए कि क्या है इनके बारे में। कहता है बाबा साहब क्या है, बाबा साहब सभी मायनों में इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री और शिक्षा विवाद और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे थे। यानी कि कहा जाए इनका सारी जो है ना, सारी चीज का इनको पास ज्ञान था। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इतिहास, मीमांसा, विविधता और अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री या शिक्षा विवाद और धर्म दर्शन के विख्यात बनकर क्या होते ये उभर कर आए थे। मतलब इनको कहा जाए सारे चीज पे इनके पास ज्ञान था। यानी कहा जाए कि इनके पास, हमारे बाबा साहब के पास। आगे कह रहे हैं कि कुछ समय उन्होंने स्वदेश में वकालत भी किए और अंबेडकर जी ने समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, किसको अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। यानी कि कहा जाए तो बाबा साहब ने अपने जो है वकालत, मतलब क्या जाए कि वकालत भी किए थे और उसके स्वदेश में, और उसके साथ साथ अम्बेडकर जी ने समाज है और स्त्रियों और मजदूरों और अछूतों जो होते हैं, अछूते जैसे हम लोग कह सकते हैं उस समय की बात है, प्राचीन से पहले की बात, अपने कुछ समय की बात हम लोग कह सकते हैं, समय पीछे की बात, कि उस समय छुआछूत जो होते थे वो बहुत ज्यादा था। हमारे देश में जो ना, भारत देश में बहुत ज्यादा छुआछूत था। उसी को वो कम करने की कोशिश किए थे कौन, हमारे अम्बेडकर जी। और ये जो इनका जो चैप्टर जो आया संविधान जाति प्रथा लाने का एक ही मकसद था कि जाति पाति को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इसमें श्रम माने कि जो उस समय जो था कि जो जाति प्रथा को क्या किया था, जाति में श्रम जो था, कार्य जो था, वह जाति के आधार पर सबको काम को सौंप दिया गया था। उसी को वह मतलब क्या किया जाए, वह अच्छी राह पे लाने के लिए अम्बेडकर जी ने ये चैप्टर को लिखे थे। ताकि लोगों का, सबका रुचि एक आदमी पसंद नहीं कर सकता। सबका रुचि खुद आदमी का अपने जो मन में होता है, अपने जो दिल में होता है, वही कर सकते हैं। यानी कि जबरन नहीं होता। उस समय था कि सभी जबरन उस काम को करवाना पड़ता था, और जबरन लोगों ने उस चीज काम को करता ही था, मतलब डर से चाहे जो भी समझिए, उस कारण से वो करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में, आज जो चल रहा है, जो आज का जो दौर चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम बाबा साहब को बहुत क्या करेंगे, धन्यवाद देना चाहते हैं कि वह सारे जो नियम कानून बनाए वो बहुत ही अच्छे बनाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या लिखा है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये तीन उनके चिंतक और रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे। यानी कि आपसे पूछेगा कि ये जो तीन व्यक्ति जो थे, इनके लाइफ में बहुत ही मेहनत थे। इनके लाइफ में, बाबा साहब के लाइफ में, कि ये तीन को व्यक्ति इनका प्रेरक थे। मतलब ये तीनों व्यक्ति से इनको बहुत ज्यादा सीख मिला था, बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। व्यक्ति को देखकर जो बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है, तो वो उनका क्या होगा, प्रेरक कर रहा है कि हम किसी व्यक्ति को देखकर इस चीज को सीखे हैं, तो वो प्रेरक हो गया। तो वही इनके जीवन में कहा जाए तीन व्यक्ति का जो है महत्व बहुत ज्यादा है। वह तीन व्यक्ति कौन कौन, याद रखिएगा, बुद्ध थे, वो कबीर थे, और ज्योतिबा फुले थे। कौन थे, ज्योतिबा फुले। तो आपको ध्यान रखिएगा, बताएंगे कि पूछेगा कि बाबा साहब के तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये तीनों थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि भारत के संविधान निर्माता में उनकी महान भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठंडे भाषा यह है कि भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बाबा साहब को। किसे कहा जाता है, बाबा साहब को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। यानी कहा जाए, शॉर्टकट में कहा जाए तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कुछ रचना परिचय जान लेते हैं इनका, कुछ कि जो है कि पाठ परिचय होगा। यहाँ पे पाठ परिचय यानी कि थोड़ा जो है पाठ के बारे में थोड़ा इनका जो दिया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या है, कहता प्रस्तुत जो पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहब के विख्यात भाषण। ठीक है, विख्यात भाषण कौन था, एलिहेंशन ऑफ कास्ट, बताया था आपको। एलिहेंशन ऑफ कास्ट की रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उनका सबसे जो कहा जाए खतरनाक भाषण, विख्यात कह सकते हैं, विख्यात भाषण था एलिहेंशन ऑफ कास्ट,
ललित सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति वेद का उच्छेद मतलब अनुच्छेद से क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। यानी कि कहा जाए तो एलिहेंशन ऑफ कास्ट जो है इनका भाषण है, इन्हीं का जो है हिंदी रूपांतर, माने ये इंग्लिश था लेकिन हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ध्यान रखिएगा ललित सिंह यादव ने। कौन क्या था, ललित सिंह यादव होना चाहिए, ललित सिंह यादव यही किए थे, ललित सिंह यादव ही किए थे। इनको ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी में अनुवाद किए थे। द रिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर करने वाला कौन था, ललित सिंह यादव थे। ठीक है, उसका ध्यान रखना है आपको कि इनका जो है ये जो पार्ट है सब जाति प्रथा वो कहाँ से लिया गया, किस भाषण से लिया गया, तो याद रखना है एलिहेंशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। इनका क्या लिया गया था, इनका संज्ञान और जाति प्रथा को। ठीक है, उसके बाद रहती है कुछ पॉइंट है इनका देख लेते हैं कि बाबा साहब द्वारा यह भाषण जाति पाति तोरक और मंडल के 1936 ईस्वी में वार्षिक सम्मेलन के आवासन को रूप में तैयार किया गया था। मतलब ये जो जाति पाति को देखा था 1900 तब लाहौर में जो हुआ था 1936 में, ये जाति पाति को तोरक मतलब जाति पाति को जो बहुत ही ज्यादा व्यवहार मतलब कि अभद्र ढंग से कह सकते हैं उसको व्यवहार होता था, इसलिए ये देख कर प्रेरित हुए थे कौन, हमारे बाबा साहब ने, और उसी समय से ये भाषण को क्या किए थे, जाति पाति के तुरंत मतलब ये लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद में बाबा साहब ने इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप में दे दिया और ये बता दिया कि जो भाषण जो लिखते थे वो भाषण क्या कर दिया, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दे दिया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर जाने वाली असमानताओं का तार्किक विरोध किया है कि भाई जो व्यक्ति जाति पात पे जा रहे हैं उन्हीं का विरोध किए थे कौन, अम्बेडकर जी। इस पाठ में बताया गया कि जो जात पात के लिए लड़ रहा है उसी को ये क्या किए थे, उस पर जोर दिए थे और उसको बारे में वो डिपली से आपको बताया गया है। तो आज आप लोग को हम बताएं, क्या बताएं कि ये लेखक का परिचय जो पूरी तरह से आप लोग हम समझा दिए, जितना इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट कट भी था और मतलब जानकारी इनको लेना है तो पूरा अच्छी तरह से जानकारी लिया जाए, तो पूरी तरह से आप लोग को हम जानकारी इसके बारे में दिए। इनके बारे में हम अपने बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बारे में बता दिए आप लोग को। आप लोग हम ले चलते हैं इसकी सारांश यानी कि निबंध जो है समझा जाति प्रथा, हम लोग समझ जाते हैं समझ जाति प्रथा है क्या चीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज चलते हैं क्या है, देख लीजिए आपको सामने आ गया है श्रम विहरण और जाति प्रथा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि श्रम विहरण और जाति प्रथा क्या हो। तो श्रम क्या होता है बता दीजिए, कार्य। अब विभाजन, श्रम विहरण कहते हैं किसको, मतलब इस समय जाति प्रथा जो होता है वो क्या है, विहार मतलब बांटना, मतलब कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति कर रहा है और वो कार्य के अनुसार क्या जाति का धारा बांट देना, मतलब क्या गलत है क्या सही है, आप लोग जरूर बताइए। ये हम तो हमारे तरीका से तो गलत मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति का जात है तो वही जात का वही काम कर सकता है, ये गलत है। इससे अगर मान लिया जाए और कोई नाई है जो दाढ़ी और केस बाल काटता है, तो आप बताइए कि क्या वह व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, क्या वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या वो व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता, क्या वो व्यक्ति मतलब अदर कोई काम नहीं कर सकता, क्या वह नाई है तो वह खाली मतलब वही काम करेगा, मतलब बालें काटने का काम करेगा, तो ऐसा तो गलत है। तो आप बताइए कि उस समय जो था उस समय के दौर में ऐसा ही होता था, आज के समय के दौर में नहीं हो सकता, लेकिन उस समय के दौर में ऐसा ही था कि जो आप जोन जात के हैं वही आपको काम करना पड़ेगा। अगर कोई जात मूची है तो मूची का काम क्या होता है, चप्पल का सीना, आप जानते हैं। तो आप बताइए कि वो व्यक्ति चप्पल ही जूता सिएगा, आज की डेट में बताइए, आप बताइए कि जो व्यक्ति जोन जात का है वही काम करेगा। अब ग्वाला, ग्वाला है जिसे हम बोल सकते हैं जो गाय भैंसी को मतलब क्या करता है, दूध निकालता है और उसको पालता भी है। तो क्या ग्वाल जो है वह क्या सिर्फ गाय भैंसे ही पाल सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस समय ऐसा ही था। आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में क्या होता है, हम कहते हैं पूरी जाति पाति खत्म हो चुका है। हम जैसे हमारा मन है, रुचि है हम पढ़ाने में, मतलब हम पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या हमारा कोई व्यक्ति कहे कि नहीं आप तुम ये कास्ट के हैं तो तुम यही चीज करो क्या, तो ऐसा गलत है। ताकि वहाँ पे क्या हो जाता है कि मतलब लोग का अभिरुचि पे आप नहीं, इस कारण से उस समय कहा जाए तो हमारा देश क्या था, वो विकसित नहीं हो पा रहा था, बस यही एक था जाति पात।
जातिवाद आज भी बहुत ऐसा जगह पे अभी भी चल रहा है, लेकिन क्या धीरे धीरे सभी कास्ट के लोग क्या करते हैं, शिक्षित हो रहे हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारी चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसलिए आज का दौर में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। खुशी की बात मानते हैं कि सभी कास्ट को लोग आसानी से आज बैठ सकते हैं। आपको बता दें थोड़ा इनके बारे में, हम अपने जो है बाबा साहब की छोटा सा कहानी हम आप लोगों को बता दें कि इनका बारे में आप लोग जानिएगा तो आप लोग बहुत ही आपको अजीब लगेगा। बाबा साहब, बाबा साहब के बारे में हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा कहानी समझाते हैं कि ये इनके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता था। ठीक है, कि बाबा साहब जब अपने जीवन काल में, जब मान लीजिए कि छोटे हो सकते हैं, जब बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ में वह स्कूल जब पढ़ाई करने जाते थे, तो उनके साथ जो जो भी बच्चे जाते थे, चाहे जो मास्टर जो टीचर जो होते थे, वह उनको पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे। किनको? बाबा साहब को। बताए सर क्यों नहीं पढ़ाते थे? वो भी तो एक आदमी था, उसको क्या बोलते हो कि स्टूडेंट था? नहीं, वहां नहीं पढ़ाने का मतलब एक ही चीज है कि वह नीच जाति का था, यानी दलित परिवार के था। इनके लिए वह स्कूल में जाना, बेंच पे बैठना, ये सब क्या था, वर्जित था। मतलब माना किया गया था कि आप वहां पे नहीं बैठ सकते। आप जो बैठ गए वहां पे बैठने के कारण पर आपको जुर्म यानी कि बहुत सारा सख्त मतलब होता है ना कि बड़ी पनिशमेंट यानी कि सजा दिया जाता था कि आप इस रास्ते से चल गए तो आप रास्ता को क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब झाड़ू लगाना पड़ेगा। मतलब आप क्यों इस मतलब ऐसा कहा जाए ना उस समय की कि जो जाति पात था बहुत ही खतरनाक था कि लोगों ने नीच जात जो भी व्यक्ति जो नीच जात के था उनका साथ बहुत अव्यवहार होता था। मतलब बहुत ही घटिया का सकते हैं ना, इतना घटिया व्यवहार होता था कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आज आप लोग ही जानिएगा बाबा साहब के जीवन के काल में कि कैसी घटनाएं घटी थी। कि बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो उनको ना स्कूल में एंट्री ही नहीं होने देता था। वह क्लास में जो होता है, क्लास के जो गेट होता है उससे बाहर ही रहना है। क्या कहता था कि तुम दलित हो, मतलब कि तुम नीच जात के हो, तुम्हें नहीं बैठता, डेस्क में नहीं बैठता। यहाँ पे यहाँ तक कि वो नीचा भी बैठ नहीं सकता था, यानी कि वो बोरा जो बिछा कर होता है वो उसी में बैठना भी मना करता, क्लास में आना ही वर्जित किया गया था। तो ऐसा था किनके साथ, बाबा साहब के साथ। तो बाबा साहब जब पढ़ने आते थे तो वह मास्टर जो था क्या करता था, उनको झाड़ू जो होता है झाड़ू उसको देता था और कहता कि तुम जाओ, तुम्हारा एक ही काम है, क्या करना, साफ सफाई करना, यानी कि झाड़ू लगाना। आप बताइए कि सर इसको झाड़ू क्यों लगाता था? तो आप पता है आपको, जितना भी नीच जात होता है तो उससे क्या किया जाता है, साफ सफाई वाला जो काम होता है वही सब कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? वह कास्ट के अनुसार वह कामों को क्या कर दिया था, डिवाइड था, माने बांटा हुआ था कि जोन कास्ट जोन है वही काम कर सकता है। तो क्या आप लोग बताइए क्या ये गलत था या सही था? तो बाबा साहब को वही काम करना था कि बाबा साहब जब पढ़ने आते थे तो पढ़ाई नहीं करने देते थे, उनको क्या करना था कि झाड़ू लो, अब पूरा जो है स्कूल का जो फील्ड है, बरांडा है, उसको क्या करो, साफ सफाई करो, साफ सफाई करो। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। बाबा साहब अपने पढ़ाई के लिए आते थे लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ, बाबा साहब आपको बता दें कि लड़के पर आप लोग बताए हैं कि बाबा साहब कितना इंटेलिजेंट थे, बहुत ही तेज तरह स्टूडेंट थे अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। तो आप बताइए कैसे? तो बताते हैं कि एक समय की बात है कि उसी स्कूल में होता है ना जो जांच होता है, जो बड़े अधिकारी आते हैं स्कूल में जांच पड़ताल करने के लिए। तो उसी जांच पड़ताल करने के लिए आपको स्कूल में उनके जो होते हैं बड़े अफसर जो होते हैं चेकिंग आते हैं, और सभी बच्चे से होता है ना कि भाई मास्टर पढ़ाया, मतलब जो टीचर आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, कोई बच्चे के पढ़ा रहा है कि वो मास्टर क्या कर रहा है, वो सारी होता है कि प्रश्न करते हैं। तो वह अधिकारी आने के बाद क्या सही बच्चे से क्या किए, प्रश्न किए। लेकिन जितना भी बच्चे पढ़ रहे थे क्लासरूम में वह कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी कि कोई भी जवाब नहीं दिया। इस कारण से जो वहां जो टीचर पढ़ा रहे थे वह अधिकारी ने उनसे डांटा कि क्या आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, या आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से अब क्या हुआ कि वही बात कहकर वह चेकिंग जा ही रहा था कि उस वक्त बाहर आता तो वह बोलता है सर कौन, बाबा साहब। उनसे पूछता है वो सर अधिकारी जो है उनसे कहता है क्या जो आप जो सवाल उससे पूछे हैं, उनसे सवाल जो आप किए हैं, क्या उसका जवाब मैं दे सकता हूँ? तब बोला कि हाँ तुम दे सकते हो, क्या हम क्या पूछे? तो वह एकदम सटीक सटीक क्या हुआ कि आंसर दे दिया। कौन? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने पूरे आंसर एकदम सही सही दे दिया। अधिकारी ने बहुत ही उनका अभिवादन किया, मतलब बहुत ही अच्छा कहा कि तुम कैसे कैसे तुमको पता है, तुमको तो पढ़ता नहीं, तो बाहर रहा है, मतलब ये झाड़ू मार रहा है, तुमको कैसे ये चीज को पता हो गया?
तो वो बताते हैं, बाबा साहब बोले कि देखिए कि हम जो है कि वह मास्टर साहब क्लास में पढ़ा रहे थे, तो इसका आंसर मास्टर साहब बता रहे थे, तो हम वह बरामदा में बाहर है, तो हम इस आंसर को सुन लिए थे, इसलिए हमको याद है। तो वहाँ अधिकारी जो था वह मास्टर को कहा कि नहीं, मास्टर जो है माने कि जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस जाके क्या होता है, मास्टर का ज्ञान बताता है। बात साहब कितना तेज थे कि उनको मतलब क्लास में नहीं आने के बाद भी क्या करता था, सारी जो क्लास में पढ़ाई होता था बस सारी चीज को उनको क्या था, माइंड में छप जाता था। बताइए कि ऐसा स्टूडेंट आप लोग को भी बनना होगा कि आपको पढ़ाई के प्रति एकदम एक्टिव होना चाहिए। पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो एकदम ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आपको हर एक चीज जो है बाहर से चाहे अंदर से जो भी चीज बात आए वो सारी पढ़ाई के गुण में क्या होना चाहिए, उसको कन्वर्ट कर चल जाएगी। कि पढ़ाई कब क्या क्वेश्चन कर दे वह कहना आपका मुश्किल हो जाएगा। फिर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको हर एक चीज की जानकारी आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था बाबा साहब के साथ ऐसी घटनाएं होती थी। फिर स्कूल में पढ़ने नहीं देता था, पढ़ाई करने नहीं देता। जब टपते थे तो उनका बहुत ही डांट मतलब बहुत ही सख्त सजा मिलता था कि आप इस नीच जात के होने के कारण। और कुछ नहीं, बस एक ही था इनका दोस्त कि वो दलित परिवार में जन्म लिए थे और उनके पास कोई दोस्त नहीं था। तो इसी था उस समय के बाद श्रम यहाँ जाति प्रथा जो कामों के अनुसार लोगों को बांट देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं चैप्टर के बारे में बाबा साहब ने क्या क्या लिखे हैं। देखिए, कहता है कि जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोरों वे टुकड़ों में बांटा कर भाग के करने के लिए अलग अलग लोगों को निर्धारित किया जाता है। और तुम्हारी कोई भी कार्य, मान लीजिए अगर हम घर बना रहे हैं, मतलब जिसके घर बनाइएगा, घर बनाने की तरह मतलब जब घर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप क्या करिएगा कि भाई ये जो है छड़ काटेगा कोई और, ईंटा कोई और जोड़ता है ना, पानी कोई और लाता है, मतलब बहुत सारा चीज कार्य जो होता है मतलब सब, यानी कि क्या हुआ कि कार्य के अनुसार मतलब सभी लोगों को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया। मतलब कार्य जो है वह सब अलग अलग है, ठीक है, और लोग भी क्या है, सब अलग अलग है। उसी अनुसार वह क्या किया था, जाति पात में भी क्या किया था, बांट दिया गया था। ठीक है, इसी बात यहाँ बता रहे हैं। कुछ समझते हैं यहाँ पे कि जातिवाद के पोषक और जातियों के विरोध, यानी कि जो लोगों ने इस जाति के अनुसार बांटा था और बाबा साहब ने इनके विरुद्ध क्या होते खड़ा हुए थे, इनके बारे में दोनों अंतर देखिए। यहाँ कहा जाता है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता। जो कार्य करेगा वह जाति के आधार पर ही करेगा, जो जात जैसा है वही कार्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए पंडित जी है तो पंडित जी को ही पतरा पढ़ाना है, बताइए, ये तो नाइंसाफी भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई कैसा कि जो पंडित है वही पतरा पढ़ा सकता है, वही पंडित जी बन सकते हैं, वही मतलब भभूत क्या कहता है उसको, मतलब चंदन, मतलब ये से कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकते थे, ये गलत मानते थे। ठीक है, कौन, हमारे बाबा साहब। उसका ये भी कहा, मान लीजिए और कोई नीच जात का तो वो क्या करेगा, सास वगैरह काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जाति को पूरी तरह से क्या करता, जो वहां के पोषक जो थे मतलब जाति के अनुसार जो बांटे थे वो बहुत ही गलत करते। इसका विरोध में खड़ा था कौन, हमारे बाबा साहब। कह रहे थे कि रुचि नहीं, आर्थिक स्थिति और माँ के पेट में ही तय कर देना। यानी कि ये कह रहा है कि कोई बच्चे अब माँ के पेट में ही रहे तो उसको ये तय हो जाता है कि ये जो बच्चे आने वाले हैं यही काम करेंगे। बताइए कितना गलत है। कहता है रुचि, अब मान लीजिए कोई बच्चा का कि नहीं हमको ये चीज, मान लीजिए हमको मन नहीं पढ़ाने की रुचि हो रहा है तो हम आपको जबरदस्ती कि नहीं आपको नहीं पढ़ाना होगा, आपको ये काम करना होगा, तो हमारा क्या होगा, रुचि के खिलाफ जाएगा ना, हमको अब रुचि में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं होगा, तब काम अच्छा से कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे को चाहे जो भी गार्जियन हो चाहे कोई भी चीज हो, जिसको जो चीज में रुचि होगा उसी में उसके क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हमको रुचि है पढ़ाने में, बहुत दिलचस्पी लग रहा है तो पढ़ा रहे हैं, तो वही बात है। ठीक है, तो ये कौन कहते थे, हमारे बाबा साहब कहते थे कि जिसका जो रुचि है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है कि मेरे द्वारा जाति, क्या है, मेरे द्वारा जाति मेरे द्वारा जाति प्रथा आलोचना युग, आलोचना युग के लिए आप लोग मुझसे यह प्रश्न जरूर करना चाहेंगे कि मुझे श्रेष्ठ दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। मतलब कि स्वतंत्रता उत्तर होगा कि मेरा, मतलब कौन का है, बात सामने का, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज
का स्वतंत्रता और समानता, प्रभुता और आधारित होना चाहिए। मतलब ये बात सही है कि हमारा जो समाज जो होगा वो कैसे होना चाहिए, एक आदर्श समाज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक आदर्श समाज होना चाहिए, प्रभुता होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि स्वतंत्रता होना चाहिए, कि यहाँ पे जो भी अगर लोग रहे, जो भी यहाँ पे रहे, वह सारे लोग क्या हो, वह स्वतंत्र हो, मतलब कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसे कोई रोक नहीं हो, जो जिसका जी करे वो काम कर सकता है। कौन कर देते, बाबा साहब कर सकते हैं। ठीक है, बाबा साहब के यही कथन था। आगे देख रहा है यहाँ पे कि जाति और संविभाजन है, कहता बाबा साहब अम्बेडकर के तथा आगे कार्य था जातिवाद और विभाजन में जातिवादों का विवेचना अगर कर मतलब कार्य समानता हो कि आय करता अशिक्षा काहे पतुल से कर कहीं भरी असमानता हो। इनके कहना था कि बाबा साहब कि देखिए जो भी कार्य जो करना चाहेगा, जो कार्य जिसको करने में रुचि होगा, उसको वह काम आसानी से करना देना चाहिए। और कार्य जो नहीं कर पाने के कारण, जो उस समय की बात है जब हमारे देश में जब जातिवाद चलता था, कि लोगों को जबरन उस जाति के अनुसार वो कार्य करना पड़ा था, इस कारण देश जो था वो क्या था, आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मतलब कि वह आगे में बढ़ नहीं पा रहा था। इसलिए हमारा देश क्या था, पिछड़ था। लेकिन आज मुश्किल दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किल दिल के इरादे आजमाती है, हौसले मत हार, हौसले मत हार, हौसले मत हार, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं, आप अपने बारे में बताइए, और आप लोग को भी हम बताते हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज आप लोग के पीछे हम लेके आ गए हमारे प्यारे बच्चे क्लास 10 के जो भी बोर्ड एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 जो गोधोली हिंदी है, उसका पार्ट 1 श्रम अभियान और जाति प्रथा। उसके बारे में आज आप लोग को हम डीपली मतलब पूरी कंसेप्ट जो होता है उसको एकदम धराधर आप लोग को एकदम दिमाग में छपाने की कोशिश करते हैं। और ये जो चैप्टर है संविधान जाति प्रथा, जो लिखे हुए कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे बाबा साहब। ठीक है, आज उनके बारे में पूरी हम डिटेल से आप लोग को हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ बता दें आपको, उसके साथ साथ आपको चैप्टर के जो है सारांश यानी संपूर्ण वर्णन, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में आपका लेखा का परिचय और चैप्टर के जितना भी सारांश है जो आपको एक ही वीडियो में आप लोग को हम समाप्त कर देंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को दिमाग में छप जाएगा। ऐसा आप लोग को हम आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 जो संविधान और जाति प्रथा है। तो आप लोग एकदम अच्छी तरह से इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए चैप्टर के बारे में। आपको बता दें कि इस जो हमारे चैनल जो है मैथ वाले क्लासेस जो है साइंस क्लासेस, जिसपे हम आप लोग को बता दें कि क्लास 12 और क्लास 10 का संपूर्ण हिंदी की तैयारी हमारे द्वारा बहुत ही सरल भाषा और शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोग को हम पढ़ाते हैं। और एकदम जो मस्ती के माध्यम से कह सकते हैं, बच्चे को एकदम दिमाग में छपाने की कोशिश करते हैं और आसानी से आप लोग को पढ़ाएंगे। ऐसे पढ़ाते हैं कि आप लोग को हिंदी जरूर है कि आपको दिमाग में छप जाएगी, और एक भी क्वेश्चन जो होगा इससे आपको छूटने वाली नहीं है, ऐसा आपको हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे आप लोग कि आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बताते हैं क्लास 10 जो है इसका हिंदी किताब जो है गोधोली, उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ाने वाले हैं। वह चैप्टर क्या है, आप देखिए वह चैप्टर है श्रम, विभाजन और जाति प्रथा। यानी श्रम विभाजन, यानी श्रम मतलब होता है कार्य, ठीक है, जो हम लोग श्रम मतलब जो हम लोग कहते हैं कार्य कर सकते हैं, वह विभाजन मतलब बंटवारा, जाति प्रथा मतलब जाति के अनुसार कामों को बांट देना, यही कहलाता है श्रम और जाति प्रथा। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे जो बाबा साहब है, जो इनका लेखक है श्रम जाति प्रथा का लेखक कौन, भीमराव अम्बेडकर जी, जो ये क्या इस चैप्टर में अपने मार्गदर्शकों के माध्यम से अपने जो बात को ये लिखे हैं इस चैप्टर में। तो आज आप लोग को हम चैप्टर के बारे में भी पूरी डिटेल्स के आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ आपको सबसे पहले बताएंगे आपको हमारे बाबा साहब यानी कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग को हम पहले परिचय देंगे। क्या देंगे आप लोग को हम पहले परिचय, यानी कि पहले आपको सबसे मेन जो होता है आपको होगा लेखा का परिचय, क्योंकि लेखा का परिचय आपको जानना बहुत ही क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक चैप्टर जो होगा सबसे पहले आपको हम लेखक का परिचय देंगे ही देंगे,
क्योंकि लेखा का परिचय से एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो आपको पूछ देता है। इसलिए आप लोगों को लेखा का परिचय जरूर याद करना होगा और समझना भी होगा और जानकारी भी लेना होगा लेखक के बारे में पूरी डिटेल एकदम अच्छी तरह से। तो आप देखिए कि आप लोग को हम पहले लेखक का परिचय बताएंगे, उसके साथ क्या बताएंगे चैप्टर का संपूर्ण वर्णन होगा, मतलब पूरी चैप्टर जो में लेखक जी क्या बता रहे हैं बाबा साहब ने वो पूरी बारीकी से आप लोग को हम दिमाग में छपा देंगे। ऐसा उसका कंसेप्ट जो होगा हमारा संपूर्ण समझना होगा, मतलब जो भी अब कंसेप्ट आपको आ रहा है वो समझा देंगे बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। उसके साथ देखिए ट्रिक से हिंदी को सीखे, मतलब उसके ट्रिक माध्यम से आप लोग को हम सिखा देंगे। लेखक का परिचय भी हो सकता है और उस चैप्टर जितना है सारांश जो है उसका आपको दिमाग में छप जाएगा। पहले से देखिए तो आप समझिए कि हमारा जो हिंदी है क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है जो संविधान जाति प्रथा, जो आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बारीकी से। आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा ढंग से आप लोग को हम ये क्या है हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हमारे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, एग्जाम में 100% मतलब 100% जो है पक्का, मतलब एकदम हिंदी पढ़ के जाइए आराम पूरा जो है डिटेल आपको जो है इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये 100% आपकी गारंटी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या है अगला जो है इसको लेखक के परिचय हम जानेंगे बाबा साहब के बारे में, कि इनके बारे में थोड़ा हम जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे लेकर आपको चैप्टर की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो चैप्टर अगला जो है लेखक के परिचय में हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो आप लोग बारीकी से आप लोग ध्यान से ध्यान पूर्वक आप लोग इस हमारे जो है डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी यानी कि बाबा साहब के बारे में आप लोग को परिचय बहुत ही अच्छा ढंग से आप लोग को हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या है इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे क्या है श्रम विहार जाति प्रथा। सबसे पहला आपको हम प्रश्न बताने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। श्रम विहार और जाति प्रथा जो है, श्रम विहार जाति प्रथा वह क्या है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि बताइए कि श्रम विहार और जाति प्रथा जो आप क्या पढ़े हैं, मतलब वह निबंध है या कहानी पढ़े हैं या भाषण पढ़े हैं। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं पढ़े, मतलब आप क्या पढ़े, अब जो श्रम विहार जाति प्रथा जो पढ़ के आए हैं वो क्या है, आपसे प्रश्न कर दिया आपको बड़े एग्जाम में डेटे आ गया कहते हैं श्रम विहार जाति प्रथा क्या है, इनमें से बताइए। 4 ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा निबंध, दूसरा दे देगा कहानी, तीसरा दे देगा मान लीजिए निबंध, काला दे देगा, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन डालेगा, चौथा भी दे देगा आपको कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानिएगा, आप तो पढ़े ही नहीं है तो हम कैसे बने। लेकिन आज आप लोग बता देते हैं, अगर बारीकी से सुन लीजिए कान खोल करके। श्रम विहार जाति प्रथा क्या है, तो वह हमारे बाबा साहब जी एक निबंध है। निबंध मतलब एक जो टॉपिक होता है उस पर वो लिख दिए थे क्या, जाति प्रथा के बारे में। तो वही है क्या है, ये सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा वो एकदम दिमाग छपा लीजिए, वो क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। आपको जरूर याद रखना होगा कि ये श्रम विहार जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। ठीक है, उसके बाद देखिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं इसके लेखक का परिचय और उनके जो चैप्टर जो श्रम विहार जाति प्रथा दिया है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे। चलिए समझते हैं इनको बारे में, थोड़ा हमारे बाबा साहब के बारे में समझते हैं। देखिए पहला यह है कि श्रम विहार जाति प्रथा जो है इसका लेखक कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका लेखक हमारे बाबा साहब, और पूरे नाम याद रखिएगा, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको बाबा साहब, लेकिन आपको पूरा नाम याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम है इनका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। श्रम विहार जाति प्रथा का लेखक कौन हुआ, तब याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, आप देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है, इनका अन्य नाम भी है, हम बता दें बार बार इसको हम बार बार जिक्र करते हैं बाबा साहब। बाबा साहब कहे तब या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे तब तो एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उनका अन्य नाम से पुकारा जाता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं दुलार में मम्मी कुछ और नाम कहते हैं, बड़े होने पर कुछ और नाम हो जाता है ना, तो उसका रियली नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा उनको, मैंने कि उनको संबोधित सभी लोग किए थे किनको, बाबा साहब कहकर। ठीक है, सभी लोग जितना भी भारतवासी थे उनको सब क्या किए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहब कहकर संबोधित किए थे, इसलिए इनका अन्य नाम ही पड़ गया बाबा साहब। ठीक है, और एक याद रखिएगा जाति प्रथा जो है यही जो है हमारे बाबा साहब है, यही हमारे भारत का संविधान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा भारत का जो संविधान का जनक है इन्हीं को कहा जाता है, किनको, हम अपने कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, आगे देखते हैं इनका जो जन्म स्थान हम बात करें, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो महू, कहाँ हुआ था, महू गांव पड़ता है, और कहाँ है ये, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि महू मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है आपको। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में हुआ था, और किस गांव में हुआ था, तो गांव का नाम आपको याद रखना होगा। गांव जो गांव है आपको ध्यान रखिएगा वह है महू। क्या नाम है,
गांव का नाम इनका महू। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका अगर पूछ भी देगा कि बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा महू। किस गांव में? महू गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो भी बताया जाता है लेखन परिचय में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा में एमसीक्यू में आना ही आना है, फिक्स है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से पूछता ही है, 100% आपको गारंटी हम देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है इनका परिवार। देखिए इनका परिवार क्या है, एक दलित परिवार है। आप लोग मन में सर दलित परिवार क्या होता है, आप लोग मन में होगा, बहुत आप लोग बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे दलित क्या होता है। तो दलित हम लोग बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं आपको। सबसे जो नीच जात होते हैं, सबसे नीच होते हैं, उसी को दलित कहकर सम्मिलित किया जाता है। सबसे आप समझ नीच जात में क्या क्या है, जात पात नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे नीचा जात जो होता है उसी को दलित कहा गया। क्या कहा गया? दलित कहा गया। हमारे समाज में जो सबसे नीच जात होते हैं उसको हम दलित कहते हैं। हमारे जो भारत के सामाजिक जब कहा जाए तो भारत के एक समय था, उस समय क्या कहता है दलित थी। आज के बहुत ऐसा बहुत जगह पे है इसको मानते हैं लोग, और आप जब शिक्षित होने के कारण आप लोग धीरे धीरे क्या हो गया कि इस चीज को आप नहीं मानते कि कोई अपने आप को कोई छोटा नहीं समझते हैं। ये बड़ी खुशी की बात हम मानते हैं, ये अपने आप को कोई छोटा नहीं समझे, इससे हम भी प्रेरित है। हमारे बाबा साहब की हर एक बात को हमारे दिल पे चुभता है, ये बात सही बात है। जो भी बताए नियम कानून बताए वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में। याद रखिएगा दलित परिवार में जन्म हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ देगा, बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में दलित परिवार। क्या रखिएगा? दलित परिवार में टिक लगा दीजिएगा, एकदम 100% सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है इनके कुछ है स्टार्ट में क्या, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के अच्छे पढ़े लिखे श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। बताता पूछिएगा मानव मानव मुक्ति के मानव मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना होगा बाबा साहब को। किसे कहा जाता है? बाबा साहब को कहा जाता है। एकदम दिमाग बिठा लीजिए, मानव मुक्ति पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? तो बाबा साहब को, ध्यान रखना है। और वो अपने समय की बात कर रहा है, वो जो उस समय की बात कर रहे हैं बाबा साहब जिस समय उस समय पढ़े लिखे सभी व्यक्ति में सबसे बेहतर पढ़ते लिखते थे, माने बहुत ही खतरनाक ढंग से ये पढ़ते थे। कह सकते हैं कि वह सारी चीज को एकदम माइंड में छप जाता था। आप लोग भी ऐसा ही पढ़ाई कीजिए कि आप लोग को हर एक चीज जो बताया जाए वो दिमाग में छप जाए, ऐसा होना चाहिए। इनके जैसा, बाबा साहब की जैसा। चलिए देखते हैं आगे। इनका शिक्षा के बारे में पढ़ लीजिए, शिक्षा क्या है इनका, मैं पूछता शिक्षा के बारे में पूछ देता है आपसे। तो प्राथमिक शिक्षा जो है उनका बड़ौदा नरेश से हुआ था। ठीक है, उसका उस शिक्षा जो है न्यूवर्क, माने कि जो प्राथमिक शुरुआती शिक्षा जो किए थे वो बड़ौदा एक जगह है मध्य प्रदेश में होगा, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे से किया थे बड़ौदा नरेश से। वहाँ पे क्या किए थे? वह शिक्षा ग्रहण किए, प्राथमिक मतलब शुरुआती शिक्षा। उसके बाद उस मैंने कि जब आगे में पढ़ने के चले गए तो वह कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो अमेरिका। कहाँ इधर क्या कहाँ गए थे? अमेरिका। यानी कि अमेरिका किस शहर में? तो वह न्यूयॉर्क में गए थे। उसके बाद एक और देश कहाँ? इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन किस जगह पर गए थे? तो वो लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। आपको ध्यान रखना होगा कि बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बड़ौदा नरेश से किए थे। और उस शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका। अमेरिका किस शहर में गए? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में गए। उसका देश दूसरा देश क्या था? तो इंग्लैंड में गए थे। इंग्लैंड किस जगह पे? तो लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है कि भीमराव अम्बेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस देश गए थे? मान लीजिए कि सर ऑप्शन नंबर 2 में आ गया कि सर अमेरिका ही, और ऑप्शन सी में भी दे दिया इंग्लैंड, और डी में दे दिया सी और डी दोनों। तो आप बताइए क्या मारिएगा? तो वहाँ कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों गए थे, तो आप जाके डी पे मारिएगा कि दोनों गए। ठीक है, और मान लीजिए कि सर उन्होंने खाली अमेरिका ही दिया है और देश दूसरा देश के बारे में दिया है, तो अमेरिका मारिएगा। क्योंकि अगर अमेरिका नहीं देकर आपको शहर के नाम देगा, न्यूयॉर्क देगा या लंदन देगा, तो वहाँ आपको अच्छी तरह से समझ कर आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो आपको बारीकी से इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा और उनकी जो जन्म है उनको बारे में पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उनका जन्म ही ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी पे जन्म लिए थे। ये ध्यान रखना है आपको। ये भी पूछ देता है आपसे कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी पे ये जन्म लिए थे। किस जगह पर लिए थे बता दिए आप लोग पहले। चलिए आगे देखिए। आगे है कि बाबा साहब ने संस्कृत का धार्मिक
ठीक है, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़े। मतलब ये कहते ये जो है ना संस्कृत का भी एक मान लीजिए पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान थे। संस्कृत जो भाषा था उनका वो अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। धार्मिक पौराणिक और पुराने वैदिक मतलब पुराने वाङ्मय के समय में पुराने जो समय का जो आप लोग कह सकते हैं जो ग्रंथ होते थे जो लिखाया जाता था वो सारी चीज को अध्ययन कौन किए थे? हमारे बाबा साहब ने किए थे। उसका देखिए इनका जो है इसका मृत्यु इनकी निधन भी पूछ देता है आपसे बाबा साहब का निधन कब हो गया, इनकी मृत्यु कब हो गया, ध्यान रखिएगा 6 दिसंबर माने 6 दिसंबर 1956 को ये जन्म बसे। जब उस समय कहाँ थे? तो दिल्ली में। ध्यान रखिएगा किस जगह में मरे थे? तो दिल्ली में। ठीक है, इनका साहित्य रचना जो है साहित्य रचना कहिए या भाषण कर सकते हैं, ये भी आपको पूछता ही तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसके पूरा जितना भी आप भाषण लिखे हुए जितना भी कविता लिखे हैं रचना क्या लिखे हैं वो सारी चीज आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि इससे आपको लगभग 10-15 नंबर के इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टकरा जाएगा एकदम 100%। तो देखिए क्या कह रहा है कि द द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया यानी कि जो ये भाषा लिखे हैं तो वो इंग्लिश में लिखे, ये इंग्लिश है। द कास्ट ऑफ इंडिया जो इंग्लिश है, और एक और लिखे थे देयर मैग्नेज्म। क्वेश्चन पूछेगा द कास्ट ऑफ इंडिया जो भाषण है इसकी रचनाकार किसने किया था, जिसका रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना होगा बाबा साहब यानी कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने ये लिखे हैं। उसके बाद एक और लिखे हैं देयर मैग्नेज्म, ये भी बाबा साहब ही लिखे हैं। और जेनिस एंड डेवलपमेंट ये भी एक बाबा साहब ही लिखे हैं। और देखिए द अनटचेबल्स, ठीक है, द अनटचेबल ये भी क्या लिखे? बाबा साहब ही लिखे हैं। बुद्ध एंड हिज धम्मा, क्या है? बुद्धा एंड हिज धम्मा, ई को लिखे ये बाबा साहब ही लिखे हैं। आपको ध्यान रखना है थॉट्स एंड नॉन निगलिस्टिक्स स्टेट्स मतलब ये भी बाबा साहब ही लिखे हैं। द राइट एंड फ्लो ऑफ द हिंदू विनियम मैंने ये भी क्या लिखे? बाबा साहब ही लिखे हैं। आपको एलियंसन ऑफ कास्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना होगा। एलियंसन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? तो बाबा साहब ने लिखा है। कौन लिखे हैं? बाबा साहब ही लिखे हैं। ये इनका क्या है? पूरी साहित्यिक रचना भी कर सकते हैं या तो क्या कहते हैं भाषण भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा इसके बारे में, ठीक है। इसको आपको अच्छा तरह से आपको याद करके रखना होगा बाबा साहब के बारे में, ठीक है। आगे देखिए आगे इनके बारे में क्या दिया गया है, ठीक है। और भी देखते हैं इनके बारे में दिया है आपको भारत सरकार के कल्याण मंत्री से हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय का नाम से 2 खंडों में क्या हुआ था? इनका बट गया था। 2 खंडों में इनका क्या हुआ था? बट गया था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। जाकर रोकिए बंदे हो गया है वो।